विनोद जी, प्रशिक्षण कैसा चल रहा है? क्या यहाँ मिली जानकारी आपके एफपीओ के उपयोग में आई? सरला जी, यह प्रशिक्षण अच्छा चल रहा है और अभी तक मिली जानकारी बहुत उपयोगी रही है। वर्तमान में हम लोगों का ध्यान एफपीओ के व्यवसाय को बढ़ाने पर केंद्रित है। कृपया इस पर हमारी समझ विकसित करने में सहायता करें। बिल्कुल विनोद जी, मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताती हूँ। एक एफपीओ के व्यवसायिक योजना तैयार करने के लिए एफपीओ के बिजनेस तथा उसके उत्पाद विशेषता यानी वैल्यू प्रपोजिशन को समझना महत्वपूर्ण है। इसके लिए सभी नियोजित गतिविधियों जैसे कि लक्षित ग्राहक या टारगेट कस्टमर, भागीदार, वितरण चैनल और साथ ही लागत और राजस्व संरचना इत्यादि पर विचार करने की आवश्यकता है। हाँ सरला जी, मैं व्यवसाय योजना की विकास प्रक्रिया को विस्तार से समझने के लिए उत्सुक हूँ। बिल्कुल विनोद जी, मैं आपको व्यवसाय योजना बनाने के बारे में विस्तार से समझाती हूँ। व्यवसाय की योजना बनाते वक्त सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कृषक उत्पादक संगठन आमतौर पर किस तरह के व्यवसाय करते हैं। हम देखते हैं कि इन दिनों कृषक उत्पादक संगठन जो कारोबार करते हैं, उनको मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। मसलन इनपुट सप्लाई, उत्पाद की खरीद व ट्रेडिंग, प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग, सेवा मुहैया कराना। अधिकांश कृषक उत्पादक संगठन अपने कृषक सदस्यों की उत्पाद को एक जगह इकट्ठा करते हैं ताकि वो बेहतर बाजार की तलाश कर सकें, उत्पाद की अच्छी कीमत पा सकें और ग्राहकों से ठीक से मोल भाव भी कर सकें। कृषक उत्पादक संगठन कृषि उत्पाद का व्यापार करते हैं। वो प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग का काम भी करते हैं या कारीगरों से उत्पाद बनवाते हैं या किसानों को सेवाएं प्रदान करते हैं। इसलिए कृषि कारोबार को सही ढंग से संचालित करने के लिए एक योजना तैयार करना जरूरी है, जिससे कृषक उत्पादक संगठन अपने सदस्यों और बाजार दोनों के लिए वक्त पर सेवाएं दे सकें। आपने सही कहा सरला जी, एक एफपीओ के लिए व्यवसाय योजना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि आखिर बिजनेस प्लान या कारोबार योजना होती क्या है। विनोद जी, एक बिजनेस प्लान या कारोबार योजना किसी भी उद्यम कार्यक्रम का रोड मैप है। यह हितधारकों और कर्मचारियों को बताता है कि कैसे कामकाज, प्रबंधन और कार्यक्रम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को लागू करेंगे। एक कारोबार योजना बुनियादी तौर पर एक प्लानिंग टूल है। ये एक ऐसा बुनियादी उपकरण है जिसकी किसी भी कारोबार को शुरू करने से पहले आवश्यकता होती है। इसके जरिए संसाधनों का सही आवंटन होता है और उससे निकले परिणामों को मापने का काम करता है। यह आपको यथार्थवादी लक्ष्य तय करने और निर्णय लेने में मदद करता है। सरला जी, व्यावसायिक योजना के बारे में समझाने के लिए धन्यवाद। यह व्यावसायिक योजना की अहमियत समझने में वाकई काफी उपयोगी है। विनोद जी, एग्री बिजनेस के लिए फंड हासिल करने के लिए बिजनेस प्लान की जरूरत पड़ती है। कोई भी फंडिंग एजेंसी मसलन बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान एफपीओ का कारोबार योजना व एफपीओ के कार्यों का पूरा विवरण देखती है। कृषक उत्पादक संगठन को अपना बिजनेस प्लान बहुत सोच समझकर तैयार करना चाहिए। कारोबार के तमाम पहलुओं पर हम आगे चर्चा करेंगे। जी सरला जी, एफपीओ को कारोबार चलाने में कई बार फंड की कमी का सामना करना पड़ता है। अतः मैं व्यावसायिक योजना के बारे में विस्तार से जानना चाहता हूँ। कारोबारी लक्ष्यों को हासिल करने में बिजनेस प्लान एक रोड मैप का काम करता है। यह कृषक उत्पादक संगठन को पैसा जुटाने में मदद करता है, क्योंकि यह व्यापार को एक ठोस तार्किक आधार देता है। बिजनेस प्लान ठोस फैसलों पर आधारित होता है, क्योंकि इसमें वित्त, प्रबंधन, मानव संसाधन, तकनीक और कृषक उत्पादक संगठन के सदस्यों और ग्राहकों के फायदे जैसे मुद्दों पर विचार किया जाता है। इसके अलावा व्यावसायिक योजना से सभी हितधारकों को ये पता चलता है कि कारोबार में कैसे बढ़ोतरी होगी। इन हितधारकों में मूल्य श्रृंखला से जुड़े
सभी व्यक्ति और संस्थान तथा बैंक व अन्य वित्तीय संस्थान शामिल हैं। विनोद जी, तो चलिए एक कहानी के जरिए जानते हैं कि कृषक उत्पादक संगठन के लिए व्यावसायिक योजना क्यों जरूरी है। कैसलेट 1। मित्रा सब्जी उत्पादक कृषक संगठन हाल ही में बनाया गया है और 1 साल में इसका इरादा 2500 किसानों तक पहुंचने का है। इसकी प्रमोशन एजेंसी ने लगभग 30 गांवों में किसानों से संपर्क किया, गांवों में बैठकें की और उन्हें इसकी सदस्यता के फायदे समझाए। सब्जी उत्पादक किसानों को इसकी सदस्यता हासिल करने के बाद अच्छे खाद बीज, तकनीकी जानकारी, अच्छी कीमत मिलने और बाजार से जुड़ाव जैसे लाभों के बारे में बताया गया। पहले साल के आखिरी तक योजना के मुताबिक 2500 सब्जी उत्पादक कृषक संगठन के सदस्य बन गए। उन्होंने सदस्यता फीस और शेयर पूंजी का भुगतान किया। मित्रा ने 10 गांवों में प्रशिक्षण कार्यक्रम किए, 250 सदस्यों को प्रशिक्षित किया, 500 किलोग्राम बीज खरीदे और 100 किसानों को मुहैया कराए। पैसे की कमी के चलते संगठन कोई खरीद शुरू नहीं कर सका और बाजार से भी जुड़ाव नहीं बना सका। किसानों ने दूसरे साल तक ये सोचकर इंतजार किया कि शायद संगठन अपने वादे के मुताबिक सेवाएं मुहैया कराएगा, लेकिन संगठन दूसरे साल भी केवल 500 किसानों तक ही फायदा पहुंचा सका। आखिरकार किसानों की कृषक उत्पादक संगठन में रुचि खत्म हो गई और उन्होंने अपनी सदस्यता वापस ले ली और संगठन भी निष्क्रिय हो गया। विनोद, आपने मित्रा सब्जी कृषक उत्पादक कंपनी का मामला देखा है। मेरे आपसे 2 सवाल हैं। उत्पादक कंपनी निष्क्रिय क्यों हुई और अपनी सदस्यता बनाए रखने के लिए कंपनी को क्या करना चाहिए? पहले प्रश्न के बारे में मुझे लगता है कि सदस्यों के पीछे हटने के चलते संगठन निष्क्रिय हुआ। सदस्यों को लगता है कि कृषक उत्पादक संगठन का सदस्य होने का कोई फायदा नहीं है। संगठन ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। कृषक उत्पादक संगठन के पास वादे के मुताबिक सेवाएं मुहैया कराने की कोई योजना नहीं थी। और रहा दूसरा सवाल कि अपने सदस्यों को जोड़े रखने के लिए संगठन को क्या करना चाहिए था, तो मुझे लगता है कि कृषक उत्पादक संगठन के पास अपनी कारोबार योजना होनी चाहिए थी। उस योजना के आधार पर संसाधन जुटाए जाने चाहिए थे। सदस्यों की भागीदारी और व्यावसायिक योजना के मुताबिक सेवाएं मुहैया कराने भर से सदस्यों को जोड़कर रखा जा सकता था। बहुत अच्छा विनोद जी, आपके विश्लेषण से पता चलता है कि आपने पूरे मामले को अच्छी तरह से समझा है। विनोद जी, तो चलिए एक और उदाहरण को देखते हैं जो कि जनबंधु कृषक उत्पादक संगठन का है। जनबंधु कृषक उत्पादक संगठन 60 गांवों में काम कर रहा है और 1000 लाल चने के कृषक इसके सदस्य हैं। तमाम कोशिशों से जनबंधु कृषक उत्पादक संगठन ने बाजार से जुड़ाव कायम किया और कॉरपोरेट पल्सेस से हर साल 1000 मीट्रिक टन लाल चने की आपूर्ति का ऑर्डर हासिल किया। कॉरपोरेट पल्सेस न्यूनतम समर्थन मूल्य से 300 रुपए ज्यादा देने को राजी था। ये एक लंबी अवधि का करार था, इसलिए ये तय किया गया कि पैसों का भुगतान उत्पाद की आपूर्ति के 4 महीने बाद किया जाएगा। जनबंधु का कार्यकारी निकाय इससे खुश है। कंपनी ने उत्पाद की कीमत का 20% एडवांस के तौर पर कृषक उत्पादक संगठन को दिया है। संगठन ने अपनी कारोबार योजना तैयार की और अपने सदस्य किसानों को बाकी 80% भुगतान के लिए 4 महीने की वेयरहाउस रसीद पर प्लेज लोन लेने के लिए बैंक से संपर्क किया। 4 महीने बाद कंपनी ने कृषक उत्पादक संगठन को बाकी राशि का भुगतान किया। संगठन ने इसके बाद बैंक को लोन लौटा दिया। कृषक उत्पादक संगठन को अच्छा मुनाफा हुआ और उसने इसे अपने सदस्यों को लाभांश के तौर पर बांटा। तो विनोद जी, आपने जनबंधु कृषक उत्पादक संगठन का मामला देखा है। इस केस स्टडी से जो सवाल उठ रहे हैं वो हैं, जनबंधु की सफलता के मुख्य कारण क्या हैं? आपके मुताबिक इस मामले में कृषक उत्पादक संगठन की मुख्य क्षमता क्या है? पहला सवाल है कि जनबंधु की सफलता के मुख्य कारण क्या हैं।
मुझे लगता है कि जनबंधु एफपीसी की सफलता के मुख्य कारण हैं कॉरपोरेट फर्म के साथ रिश्ता कायम करना, अच्छी कीमत के लिए सौदेबाजी, अपने सदस्यों को भुगतान की ठोस योजना बनाना, प्लेज लोन के लिए बिजनेस प्लान बनाना, प्लेज लोन मंजूर कराना, वक्त पर कॉरपोरेट को उत्पाद की आपूर्ति, कंपनी से पैसों के भुगतान की प्राप्ति करना और बैंक को लोन चुकाना। जहां तक दूसरा प्रश्न है कि कृषक उत्पादक संगठन की मुख्य क्षमता क्या है, इस मामले में मुझे लगता है कि कृषक उत्पादक संगठन की यह काबिलियत है कि उसे प्लेज लोन और मार्केट से जुड़ाव के तौर तरीकों की जानकारी थी। लोन हासिल करने के लिए वक्त पर काम शुरू किया। उसने सभी हितधारकों के साथ समन्वय कायम किया। उसने वित्त और कारोबार को लेकर योजना तैयार की। विनोद जी, आपने केस के प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छी तरह से दिया है। मुझे आशा है कि आपको प्लेज लोन के बारे में वृहद जानकारी मिली होगी। कृषक उत्पादक संगठन ने बैंक से 4 महीने की छोटी अवधि के लिए लोन लिया, जिसे कॉरपोरेट फर्म से मिलने वाली राशि के बाद चुका दिया गया। ये दोनों उदाहरण बहुत उपयोगी थे। मैंने इस सत्र में क्या सीखा उसे संक्षेप में बताना चाहता हूँ। पहले मामले में कृषक उत्पादक संगठन ने शुरुआत अच्छी की। 2500 शेयर धारक जुड़े और किसान को प्रशिक्षण दिया। संगठन समिति संख्या में ही किसानों को सेवाएं मुहैया करा पाया। संगठन खरीद और बाजार लिंकेज की कोई योजना नहीं बना सका। संगठन ने अपने कारोबार के लिए फंड की व्यवस्था की योजना नहीं बनाई। यदि ऐसा नहीं किया गया तो संगठन अपने सदस्यों को पर्याप्त सेवाएं प्रदान नहीं कर पाएगा और अपने सदस्य किसानों का भरोसा खो सकता है। किसी भी करार को करने से पहले योजना के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर अच्छी कारोबार योजना बनाई जानी चाहिए, जैसा कि दूसरे मामले में देखा गया है, जहां अच्छी योजना के चलते सफलता हाथ लगी। एफपीओ की व्यवसाय योजना में सभी पहलू शामिल हैं: वित्त, मानव संसाधन, कच्चा माल और मार्केटिंग आदि। ये हमारे कार्यों को मॉनिटरिंग में मदद करता है और सुधार का रास्ता दिखाता है।